हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घरों पे सेफ होंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था एम्फीबियन एग और उसके क्लीवेज के बारे में। साथ ही हम लोगों ने देखा था ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एक्सिस फॉर्मेशन एंड प्रोटीन इन्वॉल्व इन एक्सिस फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम लोगों ने गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस को भी डिस्कस किया था। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंट्स से जिन्होंने फर्स्ट पार्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियन का नहीं देखा था, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सेकेंड पार्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियन के फर्स्ट पार्ट से ही रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन के दौरान हम लोगों ने एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होते हुए देखा था। इस पार्ट में मैं आप लोगों से एक्टोडर्म के फेट को डिस्कस करूंगा। The natural fate of all the ectodermal cell to develop into the nervous system, यानी जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं उनका नेचुरल फेट है नर्वस टिश्यू में डेवलप होना। बट ड्यूरिंग लेट ब्लास्टुला स्टेज जो वेंट्रल माइक्रोमियर की सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करने लगती हैं कुछ सिक्रीटरी प्रोटीन्स जिनका नाम है BMP4, BMP2 और XVent8, जिनमें की एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है BMP4, दैट इज बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन 4। और ये BMP4 बाइंड करती है एक्टोडर्मल सेल से। कहाँ की एक्टोडर्मल सेल से? वेंट्रल एक्टोडर्मल सेल से। और एक्सप्रेस करती है एक और जीन को जिसका नाम है MSH1। आप याद रखिएगा वो सेल्स एक्टोडर्म की जिनके साथ BMP4 ने बाइंडिंग की है और MSH1 का सिक्रीशन किया है, वो सेल्स नर्वस टिश्यू में ना कन्वर्ट होके एपिडर्मल सेल में कन्वर्ट होती हैं। यानी यहाँ पे एक्टोडर्म का जो नेचुरल फेट था वो चेंज हो जाता है। बट डॉर्सल साइड में कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, बिकॉज BMP4 would not be able to bind the dorsal ectoderm। अब BMP4 डॉर्सल एक्टोडर्म को क्यों नहीं बाइंड कर पाता है, यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर लोकलाइज्ड होता है डॉर्सल साइड पे, और यहाँ पे स्पीमेन ऑर्गेनाइजर का ही रोल आता है क्योंकि वो रिलीज करता है कुछ प्रोटीन, कॉर्डिन, नॉगिन, फोलिस्टेटिन एंड XNR3। ये प्रोटीन्स BMP4 के साथ बाइंड कर जाती हैं और BMP4 को डॉर्सल एक्टोडर्म के साथ बाइंडिंग नहीं करने देती हैं, यानी BMP4 की डॉर्सल एक्टोडर्म पे बाइंडिंग नहीं हो पाती है। Therefore, dorsal ectodermal cell follows natural fate to become nervous tissue। इस तरीके से हम कह सकते हैं जहां पे BMP4 की बाइंडिंग एक्टोडर्म से होगी वहां पे एक्टोडर्म का नेचुरल फेट चेंज हो जाएगा और वो बन जाएंगे एपिडर्मल टिश्यूज। जहां पे BMP4 की बाइंडिंग एक्टोडर्म से नहीं होगी वहां एक्टोडर्म अपने नेचुरल फेट को फॉलो करेगा, जो कि है नर्वस सिस्टम में डेवलप होना। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल फॉर मीजोडर्म इंडक्शन एंड ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ बीटा कैटेनिन विथ TGF बीटा प्रोटीन। VG1, VEST and nodal related protein belong to TGF beta family. Each of these protein is made in the endoderm. At the late blastula stage, VG1 and VEST are found in the vegetal hemisphere while beta catenin is located in the dorsal region। आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो VEST और VG1 वेजिटल हेमिस्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि बीटा कैटेनिन लोकलाइज्ड है डॉर्सल रीजन पे। यहां पे मैं आपको बता दूं, बीटा कैटेनिन अलोंग विथ VEG1 एंड VEGT एक्टिवेट करते हैं जीनोपस नोडल रिलेटेड जीन्स को, दैट आर XNR जीन्स, XNR1, 2, 4। जहां पे भी बीटा कैटेनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे XNR1, 2, 4 का भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। आप उसके बाद वाला डायग्राम देख सकते हो, दैट इज स्टेज 9,
डॉर्सल रीजन पे एक्सएनआर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वेंट्रल रीजन पे एक्सएनआर का कंसंट्रेशन कम है। इसका रीज़न अब आप जान गए हो, क्योंकि जहाँ पे भी बीटा कैटेनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सएनआर का एक्सप्रेशन भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है एक्सएनआर प्रोटीन का अक्रॉस द एंडोडर्म, दैट इज हाईएस्ट इन द डॉर्सल रीजन वाइल लोएस्ट इन द वेंट्रल रीजन। ये जो मीजोडर्म का डिफरेंशिएशन होता है ये डिपेंड करता है एक्सएनआर प्रोटीन्स और BMP4 के कंसंट्रेशन पे। अभी प्रीवियस स्लाइड में ही हमने आपसे डिस्कस किया था कि ब्लास्टुला की जो वेंट्रल माइक्रोमियर सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं BMP4। आपको याद होगा BMP4 जब वेंट्रल साइड की एक्टोडर्मल सेल से बाइंड करती हैं तो वो उनका नेचुरल फेट चेंज कर देती हैं और वो एपिडर्मिस बनाने लगते हैं, जबकि डॉर्सल एक्टोडर्म से BMP4 बाइंड नहीं कर पाती हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजर से वहां पे सिक्रीट होती थी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। आप देख सकते हो those having intermediate concentration of XNR become lateral mesoderm, while those region with little or no XNR protein have high level of BMP4 and they become ventral mesoderm। अब आप देख सकते हो जो वेंट्रल रीजन है वहां पे एक्सएनआर का कंसंट्रेशन सबसे कम है, या तो एक्सएनआर वहां पे एब्सेंट है या बहुत लोएस्ट कंसंट्रेशन है। अब जब जहां पे एक्सएनआर का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा ऑब्वियस सी बात है वहां BMP4 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि वो वेंट्रल, और यही रीजन बनता है वेंट्रल मीजोडर्म। साथ ही साथ जहां पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सएनआर या मॉडरेट अमाउंट ऑफ BMP4 प्रेजेंट होगा वो रीजन बनेगा लेटरल मीजोडर्म। साथ ही साथ वेयर देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ XNR, द गूजेकॉइड जीन्स एंड अदर डॉर्सल मीजोडर्म जीन्स आर एक्टिवेटेड एंड द मीजोडर्मल टिश्यू बिकम्स द ऑर्गेनाइजर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे XNR का कंसंट्रेशन बहुत कम, BMP4 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, वो पोर्शन बनेगा वेंट्रल मीजोडर्म। जहां पे मॉडरेट अमाउंट प्रेजेंट रहेगा XNR का भी और BMP4 का भी, वो रीजन बनेगा लेटरल मीजोडर्म। साथ ही साथ जहां पे XNR का कंसंट्रेशन हाईएस्ट और BMP4 का कंसंट्रेशन लोवेस्ट, वो रीजन बनेगा डॉर्सल मीजोडर्म जो कि ऑर्गेनाइजर बनता है आगे चल के। पिछले स्लाइड में हमने मीजोडर्मल इंडक्शन की प्रोसेस को देखा और यहाँ पे हम मीजोडर्मल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को और डिटेल में समझेंगे। मीजोडर्मल डिफरेंशिएशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ BMP एज वेल एज XNR। ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा। वेरी हाई BMP इंड्यूस मीजोडर्मल सेल टू एक्सप्रेस XVent1 while moderate BMP इंड्यूस XVent2। आप देख सकते हो जहां पे वेंट्रल रीजन है वहां पे BMP के साथ XVent1 का कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है और जो वेंट्रोलेटरल रीजन है वहां BMP के साथ XVent2 का कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है। हमें याद रखना है वेंट्रल रीजन ऑफ मीजोडर्म डिफरेंशिएट इनटू ब्लड वेसल्स with the help of XVent1, while the ventrolateral region of the mesoderm differentiate into kidney and muscles with the help of XVent2। As we know that dorsal region पे BMP का concentration lowest रहता है, इसलिए dorsal mesoderm convert होता है notochord mesoderm में। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर की। हमने डिटेल में देखा ऑर्गेनाइजर का रोल। देयर आर मेनली 5 मेजर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर। द फर्स्ट इज दे हैव द एबिलिटी टू बिकम डॉर्सल मीजोडर्म। आपने देखा था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजर डॉर्सल मीजोडर्म में कन्वर्ट होता है। दे हैव द एबिलिटी टू डॉर्सलाइज द सराउंडिंग मीजोडर्म इनटू लेटरल मीजोडर्म। They have also the ability to dorsalize the ectoderm into neural ectoderm. They have the ability to initiate the movement of gastrulation। gastrulation की प्रोसेस में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजर से ही gastrulation की प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी, और साथ ही साथ न्यूरल प्लेट को न्यूरल ट्यूब में भी कन्वर्ट कर सकता है स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। अब मैं आप लोगों से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियंस में कुछ कंडीशंस डिस्कस करने जा रहा हूं।
फर्स्ट केस में अगर हम एग को क्लीव करें या लाइगेट करें इस मैनर में जिससे ग्रे क्रिसेंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो और दोनों ब्लास्टोमियर को ग्रे क्रिसेंट मिले, उस केस में वो दोनों ब्लास्टोमियर नॉर्मल लार्वा में डेवलप होते हैं। आप केस ए में देख सकते हो। वहीं केस बी में जब लाइगेशन इस मैनर में हो कि एक ब्लास्टोमियर को ग्रे क्रिसेंट मिले जबकि दूसरे ब्लास्टोमियर को ग्रे क्रिसेंट ना मिले, उस कंडीशन में वो ब्लास्टोमियर जिसको कंप्लीट ग्रे क्रिसेंट मिला है वो डेवलप होगा नॉर्मल लार्वा में, जबकि वो ब्लास्टोमियर जिसको ग्रे क्रिसेंट नहीं मिला है वो डेवलप हो जाएगा बेली पीस में। अगर हम कुछ और कंडीशंस की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे सामने है वो है व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो कॉर्टिकल रोटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपको याद होगा कॉर्टिकल रोटेशन की प्रोसेस स्पर्म की एंट्री के बाद होती थी। अगर वो कॉर्टिकल रोटेशन की प्रोसेस ही ना हो तो क्या होगा, हमें गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट केस की बात करें तो इफ कॉर्टिकल रोटेशन अकर्स 90 डिग्री इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री, आपको याद होगा 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन होता है। अगर वो 30 डिग्री ना होकर 90 डिग्री हो जाए तो डिशेबल्ड विल मूव टू द सेम पॉइंट वेयर स्पर्म गेट एंट्री। इसलिए जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है जो कि डॉर्सल साइड पे हो रही थी, अब वो डॉर्सल साइड पे ना होकर कहाँ होने लगेगी, वेंट्रल साइड पे, क्योंकि आपको याद होगा स्पर्म की एंट्री वेंट्रल साइड पे होती थी। आगे देखते हैं व्हाट वुड हैपन इफ एग इज आर्टिफिशियली एक्टिवेटेड। अगर हम एग को आर्टिफिशियली एक्टिवेट कर दें तो देखिए कॉर्टिकल रोटेशन तो आपको देखने को मिलेगा बट उसकी साइट अननोन रहेगी, क्योंकि स्पर्म की एंट्री से हमें पता चलता था कि वो वेंट्रल साइड पे स्पर्म की एंट्री हो रही है। और अगर हम लास्ट केस की बात करें, इफ द BMP4 बाइंडिंग इज ब्लॉक्ड और द रिलीज ऑफ BMP4 फ्रॉम वेंट्रल एक्टोडर्म इज ब्लॉक्ड, या तो हम BMP4 की बाइंडिंग ब्लॉक कर दें या हम BMP4 की रिलीज को रोक दें, तो क्या कंडीशन होगी। आपको याद होगा BMP4 वेंट्रल एक्टोडर्म से बाइंड करके उसके नेचुरल फेट को चेंज करता था, और इन केस अगर BMP4 की बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगी देन द नर्व कॉर्ड वुड बी एक्सटेंडेड टू द वेंट्रल साइड। वेरी फ्यू एपिडर्मल सेल्स आर फॉर्म्ड, अगर बनी भी तो बहुत कम ही अमाउंट में एपिडर्मल सेल्स हमें बनती हुई दिखाई देंगी। इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी it is very important to understand how particular cell developed into final cell type, and it is known as fate determination। और fate determination को समझने से पहले हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंट और कंडीशनल टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट की। व्हेन फेट ऑफ सेल इज नॉट डिसाइडेड एंड दे डिपेंड अपॉन देयर नेबरिंग सेल्स और सराउंडिंग सेल्स। हम कह सकते हैं जब तक सेल में डिटर्मिनेशन नहीं होता है वो अपनी सराउंडिंग के सेल्स पे डिपेंड होते हैं। अगर हम उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो उस सेल का फेट भी चेंज हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट की, तो हम कह सकते हैं हियर फेट ऑफ सेल्स आर डिटरमाइंड और स्पेसिफाइड। ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस पे अपना फेट नहीं चेंज करते हैं। अगर इनकी नेबरिंग सेल्स चेंज हो जाएं तो इनका फेट चेंज नहीं हो सकता है। अर्ली गैस्ट्रुला सेल्स शो करती हैं कंडीशनल और डिपेंडेंट टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट, वहीं लेट गैस्ट्रुला सेल्स शो करती हैं ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं जब अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स को ट्रांसफर किया गया प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस रीजन पे। याद रखिएगा यहाँ पे सेल में अभी डिटर्मिनेशन नहीं आया है, इसलिए जो ट्रांसफर सेल्स हैं वो न्यूरॉन में डिफरेंशिएट ना होके एपिडर्मिस में डिफरेंशिएट हो जा रही हैं। दूसरे केस में सेम, अगर हम प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस को प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स के एरिया में ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो एपिडर्मिस में डिफरेंशिएट ना होके न्यूरॉन में डिफरेंशिएट होती हैं। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम कैसा डेवलपमेंट कहते हैं, डिपेंडेंट
और कंडीशनल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यानी जहां पे आपने कंडीशन चेंज की उनका फेट भी चेंज हो गया। बट लेट गैस्ट्रुला स्टेज में जहां सेल में ऑटोनोमी आ जाती है, डिटर्मिनेशन आ जाता है, वहां अगर आप प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन को ट्रांसप्लांट करोगे प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस रीजन में, तो भी वो न्यूरॉन में ही डिफरेंशिएट होगा, या प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस रीजन को जब हम प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन रीजन में ट्रांसफर करेंगे तो भी वो एपिडर्मिस रीजन में ही डिफरेंशिएट होगा। इस टाइप के सेल डेवलपमेंट को हम इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस डेवलपमेंट कहते हैं, यानी सराउंडिंग सेल्स ने सेल को चेंज या सेल को इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिपेंडेंट टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट को समझेंगे। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में हम जैसा कि केस ए में देख रहे हैं, डॉर्सल एक्टोडर्म को एक्सट्रैक्ट करके वेंट्रल साइड के एक्टोडर्म पे ट्रांसप्लांट करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है डॉर्सल एक्टोडर्म का नेचुरल फेट होता है नर्वस टिश्यू में कन्वर्ट होना, जबकि वेंट्रल एक्टोडर्म का फेट होता है एपिडर्मिस टिश्यू बनाना। लेकिन चूंकि सेल्स अभी अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में हैं, सेल के अंदर ऑटोनोमी नहीं आई है, उनका फेट डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए वेंट्रल साइड पे ट्रांसप्लांट होने पे वो अपनी सराउंडिंग और नेबरिंग सेल से इन्फ्लुएंस होकर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करने लगती है। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करें लेट गैस्ट्रुला स्टेज में, वहां हमें देखने को मिलता है अगर हमने डॉर्सल एक्टोडर्म की कुछ सेल्स को ट्रांसप्लांट कर दिया वेंट्रल एक्टोडर्म की तरफ, तो वो डॉर्सल एक्टोडर्म की सेल्स चूंकि उनमें डिटर्मिनेशन आ चुका है, इसलिए वो वेंट्रल साइड पे जाने पे भी न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस किया अर्ली गैस्ट्रुला सेल्स कंडीशनल और डिपेंडेंट टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट शो करती हैं, बट यहां पे हम अब एक एक्सेप्शन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लास्टोपोर की अपर लिप सेल्स अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में ही ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट शो करती हैं, और अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में अपर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर डेवलप्ड इनटू हेड। अगर हम कंडीशन की बात करें तो पहले केस में बोला जा रहा है इफ अपर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू वेंट्रल साइड ऑफ अनदर एम्ब्रियो। आपको याद होगा अर्ली गैस्ट्रुला में भी हमने इस केस को डिस्कस किया था, डॉर्सल साइड के एक्टोडर्म को वेंट्रल साइड पे ले गए थे। यहां पे भी डॉर्सल साइड से अपर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को एक्सट्रैक्ट करके वेंट्रल साइड पे डाला गया, लेकिन चूंकि मैंने बताया अपर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स में ऑटोनोमस बिहेवियर आ जाता है अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में ही, इसलिए वहां पे आपको टू हेड लार्वा का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन जब अर्ली गैस्ट्रुला से बढ़ के ये लेट गैस्ट्रुला में पहुंचती हैं तो अपर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन करते हैं ट्रंक का। इसलिए सेकेंड केस में बात की जा रही है कि अगर अपर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर सेल्स एट लेट गैस्ट्रुला स्टेज इज एक्सट्रैक्टेड and transplanted into ventral side of another embryo at early gastrula stage। ध्यान दीजिएगा, जो डोनर एम्ब्रियो है वो लेट गैस्ट्रुला स्टेज में है और जो रिसिपिएंट एम्ब्रियो है वो अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लेट गैस्ट्रुला स्टेज में जो अपर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स होते हैं वो अब फॉर्मेशन करने लगते हैं ट्रंक का, और अगर हमने उनको ट्रांसप्लांट किया वेंट्रल साइड पे तो अब हमें टू ट्रंक लार्वा का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। As we know that gastrulation occurs at dorsal side in xenopus, and during development if certain cells from dorsal sides are extracted and transplanted into ventral side of the same embryo, what will happen? The development of secondary axis will start in the ventral side as well as। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डॉर्सल लिप की कुछ टिश्यू को अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में ही ट्रांसप्लांट किया गया वेंट्रल साइड पे, तो जो सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन है वो डॉर्सल साइड में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में वेंट्रल साइड पे भी देखने को मिलता है।
जब दो जगह डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों जगह पे ही सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन, और सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि इन्वेजिनेशन की प्रोसेस डॉर्सल साइड पे भी देखने को मिलेगी और वेंट्रल साइड पे भी देखने को मिलेगी। इसलिए ये डेवलप्ड होता है एक कॉन्जॉइंट लार्वा में। At the end of this video, here I am sharing origin and function of some structural protein and genes taking part in early embryonic development of amphibians. In this part of the video, we discussed ectodermal and mesodermal induction and differentiation, function of organizer, as well as autonomous and conditional behavior of the cells. I hope this video will be helpful for you. If you find it informative, then please like, comment your response, share with your colleagues, and if you have not subscribed yet, please subscribe the channel. Thank you.